हेलो एवरीवन, इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। तो आज के इन न्यूज़ प्रोग्राम में जो हम टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, वो आपको काफ़ी हद तक इस पिक्चर से समझ आ रहा होगा कि क्या टॉपिक हो सकता है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो चलिए मैं बता देती हूँ कि आज का जो टॉपिक है, वो महिलाओं की शादी की उम्र को लेकर है। ये शादी को लेकर नहीं है, महिलाओं की शादी की उम्र को लेकर है। दरअसल एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई है कि जो महिलाओं की शादी की उम्र है, जो कि अभी 18 साल है, उसे बढ़ाकर 21 साल कर दिया जाए। और ये रिपोर्ट पेश की है एक टास्क फोर्स ने, जिसका गठन पिछले साल हुआ था। जून में ये गठित की गई थी और इसको महिलाओं की जो स्थिति है शादी के वजह से, जो कम उम्र में उनकी शादी जो हो जाती है, उसकी वजह से उन पर क्या-क्या प्रभाव पड़ते हैं, उनका समाज पर क्या असर पड़ता है, इन सब को लेकर इसको अपनी रिपोर्ट देनी थी। तो ये रिपोर्ट इसने अभी परिवार एवं महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय को रिपोर्ट ये सौंपी है इसने अपनी। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है और ये जो किन आधारों पर इसमें महिलाओं की जो शादी की उम्र है वो 18 से 21 वर्ष करने की सिफारिश की गई है, उसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, अच्छे या बुरे दोनों तरह के। तो इन पर हम बात करें इससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत में जो महिलाओं की जो शादी की उम्र है, उसको लेकर क्या-क्या नियम बनाए गए हैं, क्या कौन-कौन से अधिनियम बनाए गए हैं। तो जैसी आज भारत में स्थिति है, ऐसी आज़ादी से पहले नहीं थी या आज़ादी के समय नहीं थी। तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या एक क्रमबद्ध विकास जो हम कह सकते हैं, एक क्रमबद्ध तरीके से हम यहाँ तक इस स्थिति तक पहुँचे हैं, जो आज महिलाओं की स्थिति है। तो इसमें सबसे पहला अगर बात करें हम, तो सबसे पहले इसमें बात होती है एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट की, जो कि 1891 का है। एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट यानी सम्मति की आयु का जो अधिनियम है, उसके मुताबिक जो 12 साल से कम उम्र की जो लड़कियां थी, उनकी शादी पर रोक लगा दी गई थी। ये आप सभी को पता है कि भारत में बाल विवाह का बहुत ज़्यादा प्रचलन था और आज भी बहुत जगहों पर देखा जाता है। इतने कानून होने के बावजूद भी बहुत जगहों पर इस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। खैर, हम इस पर आगे थोड़ा भी डिस्कस करेंगे। पहले हम पृष्ठभूमि को जान लेते हैं। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन-कौन से एक्ट्स हैं भारत में, महिलाओं की उम्र को लेकर कौन-कौन से एक्ट्स बनाए गए हैं, किस तरीके से क्रमबद्ध विकास हुआ है भारत में इस मुद्दे को लेकर। उसके बाद हम आगे सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, उसकी कौन-कौन सी सिफारिशें हैं, किन आधार पर हैं, उसके प्रभाव हम देखेंगे और उसके प्रभाव में हम यही जानेंगे कि उसका क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा। क्योंकि ज़ाहिर है, अगर किसी पहलू का एक कोई भी बात है, उसका एक पहलू नहीं हो सकता है, लाभ ही लाभ नहीं हो सकते, हानियाँ भी हो सकती हैं। तो इसलिए लाभ और हानि दोनों बातों पर हम दोनों मामलों पर हम चर्चा करेंगे और उसके बाद हम अपना प्रश्न रखेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे शारदा अधिनियम की। शारदा अधिनियम की ये 1930 में लागू हुआ था, लेकिन पारित कब हुआ था? ये 1929 में पारित हुआ था। हरविलास शारदा के नाम पर इनका इस एक्ट का नाम रखा गया था, शारदा अधिनियम। और इसमें क्या कहा गया था कि जो लड़के और लड़कियों दोनों की इसमें न्यूनतम जो शादी की उम्र है वो तय की गई थी। तो वो कितनी थी? लड़कों के लिए 18 वर्ष थी और लड़कियों के मामले में ये तय की गई थी 14 वर्ष। यानी 14 वर्ष से कम उम्र की जो लड़कियां हैं, उनका विवाह निषेध कर दिया गया और 18 वर्ष से कम आयु के जो लड़के हैं, उनका विवाह भी निषेध कर दिया गया। इसके बाद आया बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, जिसके नियम वर्तमान में लागू हैं और इसमें लड़के और लड़कियों की जो शादी की उम्र है वो फिक्स कर दी गई। कितनी? लड़कियों के लिए 18 साल कर दी गई और लड़कों के लिए 21 साल कर दी गई। अगर हम स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की बात करें तो उसमें भी यही उम्र है, लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल। तो ये एक हमारी पृष्ठभूमि है, क्योंकि जब तक हम पृष्ठभूमि को नहीं समझ लेते कि किस तरीके के हमारे यहाँ अधिनियम हैं और क्यों बनाए गए हैं, वो क्या कहते हैं अधिनियम, तो हम आगे की बात को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रिपोर्ट में क्या कहा गया है।
क्योंकि बात हम यहाँ रिपोर्ट की कर रहे थे, तो रिपोर्ट में जो सिफारिश की गई है उसमें कहा गया है, मैंने आपको बताया कि ये जून 2000 में, पिछले साल जून में गठित की गई थी ये टास्क फोर्स, और इसमें जो जया जेटली हैं और नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल, इनके सह नेतृत्व में ये टास्क फोर्स का गठन किया गया था। और इसमें लड़कियों की जो शादी की उम्र है, महिलाओं की जो शादी की उम्र है, वो 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की सिफारिश की गई है। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि उन्होंने जो स्टडी की है वो 50 से भी ज़्यादा कम और मध्यम आय वाले देशों के अध्ययन पर आधारित है। मतलब उन्होंने इस बात को जांचा परखा अच्छे तरीके से कि क्यों उनको 21 साल करनी चाहिए। इसकी वजह ये कि 21 साल के बाद जो है, जो महिलाओं में परिपक्वता कहीं ना कहीं आ जाती है, जिसकी वजह से जो शिशु मृत्यु दर है या जो पहले बच्चे का जन्म है उसके समय पर डायरिया और रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया का जो खतरा है वो काफ़ी कम हो जाता है। आप सभी इस बात से अच्छी तरह परिचित होंगे कि जब हमारे यहाँ किसी लड़की की कम उम्र में शादी होती है तो उसका क्या-क्या असर पड़ता है। तो उसी वजह से, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि अगर किसी लड़की की कम उम्र में शादी हुई है तो उसको परिपक्व होने का मौका नहीं मिलता, उसके स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। सबसे पहली बात तो यही है कि एक व्यक्ति विशेष होने के मामले में उसके खुद के स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर पड़ता है इस बात का। और इस वजह से ये जो पॉइंट है, यही इस रिपोर्ट की का सबसे प्रमुख सिफारिश है। इस रिपोर्ट में इसी बात को लेकर सिफारिश की गई है। और अगर हम हाल फिलहाल में कर्नाटक सरकार की बात करें तो 2017 में कर्नाटक सरकार ने बाल विवाह कर्नाटक संशोधन अधिनियम 2016 पारित किया था। और उसमें क्या कहा गया था कि जो नाबालिग हैं उनके बीच जो भी विवाह हुए हैं, यानी कि जो 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनके बीच जो विवाह है वो एब इनिशियो घोषित कर दिया गया है। अब एब इनिशियो क्या है? दरअसल ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। फ्रॉम द बिगिनिंग यानी अगर कोई भी नाबालिग के बीच विवाह होता है तो उसको एब इनिशियो घोषित करने का मतलब ये हुआ कि वो निरस्त माना जाएगा पूरी तरीके से। तो यानी कि वो वैध नहीं रहेगा, मान्य नहीं रहेगा। और अगर हम वर्तमान की बात करें, जैसे अभी हमने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की बात की, तो वो वर्तमान में वो लागू है। तो उसके हिसाब से वर्तमान में जो लड़कियों की शादी की उम्र है, न्यूनतम उम्र, वो 18 साल है और लड़कों की के मामले में 21 साल है। तो ये इस रिपोर्ट की सिफारिशें थी। अब इस रिपोर्ट में के आने के बाद, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब 18 से 21 साल उम्र करने की बात हो रही है तो इसके लाभ वो उसकी हम बात करेंगे अभी। लेकिन अब हमने एज ऑफ कंसेंट भी अभी देखा, एज ऑफ कंसेंट अधिनियम के बारे में हम बात कर रहे थे। तो अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि अगर शादी की उम्र आगे बढ़ाने की बात हो रही है तो क्या एज ऑफ कंसेंट में भी कुछ बदलाव आएगा? एज ऑफ कंसेंट की जो उम्र है वो 18 साल है न्यूनतम। तो सिफारिश के अंदर, रिपोर्ट में ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई है कि वो एज ऑफ कंसेंट में कोई बदलाव करना चाहता है। तो एज ऑफ कंसेंट उतना ही रहेगा और शादी की उम्र आगे बढ़ाने की बात की गई है। अब हम यहाँ इसके लाभ की बात करते हैं। तो क्योंकि हमने सारा पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखा, भारत में किस तरीके से विकास हुआ उसका, अब हम बात करते हैं इसके लाभ की। तो सबसे पहला तो जो स्वास्थ्य पर असर है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पड़ेगा, क्योंकि भारत उन देशों में शामिल है जहाँ पर जो है मातृत्व मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है या चाइल्ड मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा है, शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा कम उम्र में शादी होने से महिलाओं के जो स्वास्थ्य पर असर पड़ता है उससे उनमें एनीमिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। भारत में बहुत महिलाएं एनीमिक पाई जाती हैं, एनीमिया की शिकार पाई जाती हैं इसी वजह से, क्योंकि उनका जो शरीर है पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो पाता है और उसका असर सीधा उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। और इसके अलावा वो सामाजिक और आर्थिक रूप से भी जो है सक्षम नहीं हो पाती हैं। किस तरीके से सक्षम नहीं हो पाती हैं? जब एक व्यक्ति के तौर पर उनका विकास ही नहीं होगा, मानसिक या शारीरिक विकास उनका पूरी तरीके से नहीं होगा, तो वो समाज में किस तरीके से अपनी भागीदारी दे पाएंगी। और एक व्यक्ति होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते देश के, वो प्रत्यक्ष रूप से देश की
जो है विकास में भागीदार नहीं बन पाती और इसका असर दोनों तरीके से पड़ता है, क्योंकि उनके खुद के विकास पर भी पड़ेगा और जब खुद के विकास पर पड़ेगा तो देश के विकास पर भी उसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। क्योंकि एक बड़ी आबादी, लगभग आधी आबादी कहें तो महिलाओं की है, महिलाएं साझा करती हैं देश की आधी आबादी। तो ऐसे में जब महिलाएं, ज़्यादातर महिलाएं इस तरीके से अपने आप की प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं दे पाएंगी तो उससे देश के विकास में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होगी। और दूसरा, अगर हम बात करें नाबालिगों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने में किस तरीके से सक्षम होगा, तो आए दिन अभी हमने जैसे देखा कि भारत में बहुत सारे अधिनियम बने बाल विवाह को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भारत में कहीं ना कहीं ऐसे आए दिन मामले सामने आते रहते हैं, बाल विवाह के मामले सामने आते रहते हैं, या जो उम्र सीमा तय की गई है उस उम्र से कम, अ, उस उम्र सीमा से कम में शादी के मामले सामने आते रहते हैं। तो उसके साथ कहीं, उस वजह से कहीं ना कहीं जो नाबालिग लड़कियां हैं उनके साथ दुर्व्यवहार के मामले सामने आते रहते हैं। उसी की वजह से ये 21 साल अगर होगी तो जाहिर है कि इससे जो नाबालिगों के साथ दुर्व्यवहार है उसको रोकने में मदद मिलेगी। और लैंगिक समानता की बात करें तो लैंगिक समानता में यहाँ सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम इसे संवैधानिक रूप में देखें तो जो हमारे संविधान का आर्टिकल 14 है वो इस उसका सीधा सीधा उल्लंघन है, क्योंकि हमारा संविधान हमें समानता का अधिकार देता है। और यहाँ पर क्योंकि लड़कियों की शादी की उम्र 18 और लड़कों की शादी की उम्र 21 साल, तो यहाँ पर सीधा सीधा असमानता दिखाई देती है। अब इससे लैंगिक समानता से क्या होगा कि अगर दोनों की उम्र बराबर होगी तो उससे महिलाएं भी जो है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सक्षम हो सकेंगी, एजुकेशन हासिल कर सकेंगी। उनकी शिक्षा पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे घरों में बहुत आज भी ये मान्यता है कि लड़कियों की उम्र 18 साल हो जाए तब तक ही पढ़ाना है, उसके बाद तो भैया शादी कर देनी है और शादी करके इनको निपटा दो जल्दी से। तो वो वाला जो मामला है उससे क्या है, उनको और पढ़ने का मौका मिलेगा। बहुत सारी लड़कियाँ इसी वजह से पढ़ नहीं पाती, अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती हैं। तो जब एजुकेशन नहीं मिल पाएगी सही तरीके से तो किस तरीके से वो अपना विकास कर पाएंगी, अपने अधिकारों को जान पाएंगी। भारतीय संविधान में सभी को बराबर अधिकार दिए गए हैं। हमने एक्ट्स के बारे में देखा कि एक्ट्स में क्या प्रावधान किए गए हैं, लेकिन अगर शिक्षा का अभाव है तो ना तो हम एक्ट्स में किए गए प्रावधान जान सकते हैं और ना ही हमारे संविधान में जो हमें अधिकार दिए गए हैं उनकी हमें नॉलेज किस तरीके से होगी जब हमारे पास शिक्षा ही नहीं होगी। तो शिक्षा में भी, शिक्षा के को पाने में भी इसका बड़ा फायदा होगा। अब हमने लाभ भी देखे, लाभ हैं तो हानियाँ भी कहीं न कहीं ज़रूर होंगी इसकी। अब इससे हानि क्या हो सकती है? क्योंकि लाभ ही लाभ दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता, आप भी सोच रहे होंगे कि भाई इसमें हानि क्या हो सकती है? अगर ऐज बढ़ेगी तो इससे बाल विवाह रुकेगा, महिलाओं के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, देश की प्रगति होगी, महिलाएँ जो है भागीदार बन सकेंगी और ज़्यादा अच्छे तरीके से देश के विकास में। तो इसकी हानि क्या हो सकती है? हानि भी है और बिल्कुल है। तो इसकी हानि की बात करें तो सबसे पहले ये शोषण का साधन होगा। अब शोषण का साधन किस तरीके से होगा? तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे माता-पिता आज भी ये सोचते हैं कि 18 साल तक ही वेट करना है, क्योंकि 18 साल जो है वो एक न्यूनतम सीमा है। हालाँकि बहुत सारी जगह पर आज भी इस तरीके की घटनाएँ देखने को हमें सुनने में आती रहती हैं कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी होती रहती है, बाल विवाह होता रहता है। इतने सारे कानूनों के होने के बावजूद भी इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं। लेकिन अभी जो 18 साल तक उम्र का वेट भी करते हैं जो परिवार, अब वो 21 साल तक की उम्र का वेट करेंगे। उसमें क्या होगा कि ऐसे में उन्हें अपनी जो बेटियाँ हैं, जो महिलाएँ हैं, जो घर की महिलाएँ हैं, उन पर कंट्रोल ज़्यादा हो जाएगा। यानी अगर वो शादी उससे पहले करना भी चाहती हैं, ऐज ऑफ कंसेंट का यहाँ टकराव होगा। शादी की जो उम्र की जो सीमा है, उसका और ऐज ऑफ कंसेंट का टकराव होगा। ऐज ऑफ कंसेंट यानी कि अगर वो अपनी सहमति से शादी करना चाहती हैं 21 साल से पहले, तो उसमें कहीं न कहीं जो पेरेंट्स का रोल है, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, उनका दबाव ज़्यादा बढ़ जाएगा, उनका कंट्रोल ज़्यादा बढ़ जाएगा। उससे कहीं न कहीं इस तरीके के अगर मामले सामने आएँगे ऐज ऑफ कंसेंट वाले, तो अगर अपनी सहमति से शादी भी करती हैं लड़कियाँ, तो उससे कहीं न कहीं पेरेंट्स जो है,
उनको क्लेम कर सकेंगे शादी की उम्र का के मामले में, शादी की उम्र का जो हवाला है उसे देकर वो क्लेम कर सकेंगे। तो ये आपस में जो टकराव है, ये भी होने के इसमें मुद्दा है कि एज ऑफ कंसेंट और शादी की उम्र जो आपस में टकराएगी, ये भी एक मुद्दा है। अब सामाजिक मान्यता की बात करें तो सामाजिक मान्यता फिर वहीं आ जाती है। अभी हम जिस बात पर बात कर रहे थे, जिस मुद्दे पर बात कर रहे थे कि इतने सारे कानून होने के बावजूद, इतने तरीके की हमें अधिकार समान होने के बावजूद भी जो है कम उम्र की शादियां देखने को मिलती हैं, महिलाओं का शोषण होता है जिसकी वजह से। तो उसमें सामाजिक मान्यता दरअसल आप जब हमारा समाज ही उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर सोशल एक्सेप्टेंस ही नहीं मिल पाएगी तरीके से इस चीज़ को, तो वो चीज़ें लागू किस तरीके से होंगी? उनके लागू होने में भी मुश्किल आएगी, क्योंकि कानून हैं हमने देखा और कानून सही हैं और कानूनों में सही प्रावधान किए गए हैं और जो सिफ़ारिशें हैं, वो भी एक प्रगतिशील सिफ़ारिशें हैं। लेकिन अगर सोशल एक्सेप्टेंस की कमी होगी, यानी लोगों के समझने में कमी होगी, लोग अभी जैसे 18 साल तक वेट करते थे, तो अब उनके लिए तो वो वेट करने का जो ड्यूरेशन है, वो और बढ़ जाएगा, 3 साल आगे और पहुँच जाएगा। तो अभी तक 18 साल तक वेट नहीं हो रहा था, 21 साल तक वेट वो कैसे करेंगे? तो ऐसे में जो है सोशल एक्सेप्टेंस की कमी की वजह से इस तरह के जो कानून हैं, इस तरह के प्रावधानों को लागू होने में भी मुश्किल आएगी। तो अब अगर ये हानियाँ हैं, इस तरह के सोशल एक्सेप्टेंस की कमी है, तो ऐसे में क्या कदम उठाए जाने की ज़रूरत है, ये क्या कदम उठाए जा सकते हैं? तो सबसे पहले तो ये कि जागरूकता का प्रसार किया जाए, यानी कि जो सोशल एक्सेप्टेंस है, अगर आप चाहो कि जी डंडे के बल पे आप ये सारे कानून मनवा लो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि एक जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, जब तक समाज में सोच के लेवल पर बदलाव नहीं आएगा, तब तक आप कोई भी कानून जो है वो उनसे फॉलो नहीं करवा सकते। तो इसलिए हमें जागरूकता लाने की ज़रूरत है। जो भी सरकार ने जो इसमें सिफारिशें की गई हैं, वो क्योंकि एक प्रगतिशील समाज की तरफ ले जाती हैं हमें, तो इसलिए उसके फ़ायदे जो है वो हमें लोगों को बताने की ज़रूरत है कि इससे क्या फ़ायदा होगा। हानियाँ जो है उनको भी समझाने की ज़रूरत है, युवाओं को समझाने की ज़रूरत है और जो इसका जितने भी लाभ होंगे, अगर उनके प्रति जागरूक होंगे, तो उसको समझ पाएँगे कि भाई क्यों ज़रूरत है 18 से 21 साल करने की और उसका महिलाओं के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा। हालाँकि हमारे समाज में आज भी जो है, महिलाओं को बहुत हद तक नेग्लेक्ट किया जाता है इस मामले में, उनसे रज़ामंदी नहीं ली जाती। और उनको बस 18 साल की हुई और जल्दी-जल्दी निपटाया, शादी कर डाली उनकी। तो ये चीज़ें जो हैं, जागरूकता की कमी को दर्शाती हैं। जब लड़कियाँ क्योंकि महिलाएँ भी अपने अधिकारों को नहीं समझ पाती। क्यों नहीं समझ पाती? शिक्षा का अभाव है उनमें। तो और शिक्षा क्यों का अभाव क्यों आ जाता है? क्योंकि कम उम्र में शादी हो जाती है। शादी हो गई, परिवार की ज़िम्मेदारी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से उन पर बहुत ज़्यादा एक दबाव बढ़ जाता है। तो इस वजह से जो है महिलाएँ अपना विकास नहीं कर पाती। उनका विकास नहीं हो पाता, समाज पर भी उसका बहुत असर पड़ता है। यौन सहमति की आयु, इसके लिए सरकार को क्योंकि जैसे हमने बताया कि 18 साल है और एज ऑफ कंसेंट 18 साल है, शादी की उम्र 21 साल हो रही है, तो इसमें सरकार को जो है विचार करने की ज़रूरत है कि ताकि इनके बीच टकराव ना हो और कानून के क्रियान्वयन के आधार पर जो है सुधार की ज़रूरत है। तो प्रशासन की ज़िम्मेदारी है कि वो इस तरीके का इसके सुधार क्या-क्या इसके लाभ हैं, क्या फ़ायदे हैं और किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा सकता है। तो प्रशासन इस मामले में अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए लोगों को तरीके से जागरूक करे और लोगों को समझाए कि क्या इससे फ़ायदे हो सकते हैं, महिलाओं का इस पर क्या असर पड़ सकता है। महिलाओं के लिए ये ना सिर्फ़ महिलाओं के लिए अच्छा होगा, बल्कि पूरे एक समाज के लिए बेहतरी का कदम होगा। तो इसलिए प्रशासन अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए ना सिर्फ़ इन कानूनों के बारे में बताए, इनके फ़ायदे बताए, बल्कि इनके क्रियान्वयन में भी एक अहम भूमिका निभाए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आपको मुझे उम्मीद है समझ आया होगा, क्योंकि अब जो हम आपसे प्रश्न पूछने जा रहे हैं, तो आप इसके बेस पर जो भी अब तक आपने समझा, उसके बेस पर आपको क्वेश्चन की फ्रेमिंग में, यानी जो सवाल है, उसको लिखने में आसानी होगी। तो पहले आप अब क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या है?
आपके विचार में क्या महिलाओं की शादी की वर्तमान न्यूनतम उम्र सीमा बढ़ाई जानी चाहिए? चर्चा करें। तो सवाल बहुत सिंपल है। हमने यहाँ लाभ की चर्चा की, हानियों की भी चर्चा की, तो आप उन सब मुद्दों पर विचार करते हुए अपने इस प्रश्न को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।